आज इस क्लास में हम आर्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो इस क्लास के थ्रू आउट आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। इसके थ्रू आउट आप ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने का मल्टीपल अप्रोच होता है, मल्टीपल एंगल होता है, आप उससे सीख पाएंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 में रामशरण शर्मा की जो एंशिएंट हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी की बुक्स है उससे 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इससे पहले अगर हम देखें तो एंशिएंट हिस्ट्री से कम क्वेश्चंस रहते थे, लेकिन 2023 में एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत से 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे गए। वो सभी के सभी क्वेश्चंस ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक से पूछे गए। तो ये बुक ओल्ड एनसीईआरटी की रामशरण शर्मा की जो बुक है ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, बेसिक फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का जो अप्रोच होता है, जो मल्टीपल एंगल होता है, उस अप्रोच से भी इंपॉर्टेंट बुक है ये। अभी जो मेंस का पेपर 2024 का जो मेंस का पेपर हुआ, एंशिएंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस, आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक से ही पूछे गए थे, उसके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ऐसे में ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक पर आपकी पकड़ बेहतर होनी चाहिए। और वो पकड़ कैसे आपकी बेहतर होगी, जब आपको उस बुक के पढ़ने का तरीका आपको पता होगा, उसे कैसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के अप्रोच से कैसे यूटिलाइज करें, जब ये अप्रोच आपको पता होगा। तो इस क्लास में आपको ये अप्रोच आपको सीखने को मिलेगा। आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक समझ में नहीं आती, रामशरण शर्मा की बुक, तो धीरे धीरे आपको इस क्लास में ये ओल्ड एनसीईआरटी की बुक भी आपको समझ में आने लगेगी। यदि आप इस क्लास को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे और क्लास के यानी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आज का जो फोकस पॉइंट है वो है घोड़े, इनका पालन और प्रसार। आर्यों के बारे में आज हम क्या सीखेंगे, आर्यों के बारे में आज हम क्या जानेंगे। आर्यों से रिलेटेड जो आज का टॉपिक्स है वो है घोड़े, इनका पालन और प्रसार। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट एंगल है। अभी हम वो एंगल पे डिस्कस करेंगे कि जो आप कॉन्सेप्ट जो फैक्ट आप यहाँ पे सीख रहे हैं उससे कैसे यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस के एंगल से, क्वेश्चंस के रूप में कैसे उसको पूछा जा सकता है, यानी क्वेश्चंस पूछने का क्या अप्रोच होगा, इसके कॉन्सेप्ट और उसके फैक्ट से वो पॉइंट में डिस्कस करेंगे। यदि हम ऋग्वेद की बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन बनने के लिए। यदि हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में घोड़े के लिए अश्व शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में घोड़े के लिए अश्व शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में घोड़े के लिए अश्व शब्द का प्रयोग किया गया है और कितनी बार इसका उल्लेख किया गया है, 215 बार। ऋग्वेद में घोड़े के लिए अश्व शब्द का प्रयोग किया गया है और इसका उल्लेख कितनी बार आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है, 215 बार। इसका उल्लेख आपको 215 बार, यानी अश्व शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है, 215 बार किया गया है। यदि हम गाय की बात करें तो गाय का उल्लेख कितनी बार किया गया है, 176 बार। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख कितनी बार किया गया है, 176, यानी 176 बार। और यदि हम वृषभ की बात करें, बैल की बात करें, तो ऋग्वेद में वृषभ यानी बैल का जो उल्लेख है वो कितनी बार हुआ है, 170 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, 170 बार। तो यूपीएससी एग्जाम में कैसे इस फैक्ट को यूटिलाइज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो यहां से जो एक एंगल होगा पूछने का, वो एंगल होगा कि मैक्सिमम टाइम यानी सबसे अधिक बार ऋग्वेद में हमें किसका उल्लेख देखने को मिलता है, सबसे अधिक बार ऋग्वेद में हमें किसका उल्लेख देखने को मिलता है, अश्व शब्द का। तो आप अश्व, गाय और वृषभ, बैल की बात करें तो इन तीनों में जो सबसे मैक्सिमम टाइम, जो सबसे अधिकतम बार ऋग्वेद में जिसका उल्लेख किया गया है वो कौन सा है, कौन है वो, अश्व है। यानी घोड़े का उल्लेख सबसे
अधिकतम बार आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो घोड़े का प्रयोग यानी अश्व शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मैक्सिमम टाइम किया गया है। तो एक एंगल ये हो गया। एक एंगल और होगा कि किसका उल्लेख इसमें हमें देखने को ऋग्वेद में हमें किन जानवरों का उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता। ऋग्वेद में हमें किन जानवरों का उल्लेख देखने को नहीं मिलता। तो एक होगा बाघ और एक हो गया गैंडे। एक हो गया बाघ हो गया, एक हो गया गैंडे। और किसका उल्लेख, एक तीसरा एंगल क्या होगा कि अश्व, गाय और वृषभ की तुलना में किसका उल्लेख ऋग्वेद में बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम बार देखने को मिलता है। शेर, हिरण, भैंस, हाथी। तो तीन एंगल है। एक एंगल ये है कि मैक्सिमम टाइम किसका प्रयोग किया गया है, अश्व शब्द का, और किसका प्रयोग ऋग्वेद में नहीं किया गया है, बाघ और गैंडे। किस जानवर का उल्लेख हमें ऋग्वेद में नहीं मिलता, किस जानवर का उल्लेख हमें ऋग्वेद में नहीं मिलता, बाघ और गैंडे। बाघ और गैंडे का उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को नहीं मिलता है। किस जानवर का उल्लेख हमें ऋग्वेद में नहीं देखने को मिलता है, वो है बाघ और गैंडे। बाघ और गैंडे का प्रयोग ऋग्वेद में नहीं किया गया है। बाघ और गैंडे का प्रयोग ऋग्वेद में नहीं किया गया है। तीसरा एंगल क्या था कि अश्व, गाय और वृषभ की तुलना में, अश्व, गाय और वृषभ की तुलना में किसका उल्लेख ऋग्वेद में बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। अश्व, गाय और वृषभ की तुलना में किसका उल्लेख ऋग्वेद में बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। उसमें शेर है, हिरण, भैंस और क्या आता है, हाथी आता है। तो एक एंगल ये हो जाएगा क्वेश्चन पूछने का। और या तो तीनों को कनेक्ट करके दे देगा, तीनों को कनेक्ट करके इस तरीके से जो क्वेश्चन बनता है, जैसे तीनों को अपने क्वेश्चन में उसने इन तीनों पॉइंट को यूटिलाइज कर लिया और आपसे पूछा कि 1 2 3 करेक्ट, 1 2 3 4 5 करेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 करेक्ट। इस तरीके से जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इस एंगल से पूछ सकता है, यानी जो इस तरीके से रहता है 1 2 3 4 करेक्ट, 1 2 करेक्ट। इस तरीके से जो एक एंगल होता है क्वेश्चन पूछने का। तो ये इंपॉर्टेंट एंगल है। जो तीन एंगल आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहा है ऋग्वेद में, जो जानवरों का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, जिसके बारे में आपने यहाँ से ऋग्वेद में इन सभी का जो उल्लेख यहाँ पे किया गया है। तो तीन एंगल है क्वेश्चन बनने का। तीनों को अलग अलग एंगल से पूछा जा सकता है, या तो तीनों को एक में कनेक्ट करके एक एंगल ये हो सकता है पूछने का। तो ये क्वेश्चन पूछने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। यदि बात करें समतुल्य, समतुल्य, घोड़े के लिए एक दूसरा शब्द क्या प्रयोग किया गया है, समतुल्य। समतुल्य, घोड़े के लिए एक दूसरा शब्द क्या प्रयोग किया गया है, समतुल्य। किस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में, संस्कृत ग्रंथ में, आवस्तन ग्रंथ जो ईरानी ग्रंथ कहा जाता है, जो ईरान क्षेत्र का है, ग्रीक यानी यूनानी ग्रंथ, ग्रीक यानी यूनानी ग्रंथ जो यूरोप क्षेत्र का है, जो यूरोप महाद्वीप का ग्रंथ है, यूरोप क्षेत्र का है। और एक क्या है, लैटिन। घोड़े के लिए समतुल्य शब्द का प्रयोग कहां, किस ग्रंथ में किया गया है, घोड़े के लिए समतुल्य शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है, संस्कृत आवस्तन क्या है, इसको ईरानी ग्रंथ भी कहते हैं, ग्रीक यूनानी ग्रंथ सो यूरोप क्षेत्र का है, और किस ग्रंथ में, लैटिन ग्रंथ में। इसके साथ ही साथ हमें ऋग्वेद में और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, घोड़े की प्रशंसा में पूरे 2 श्लोक समर्पित है। ऋग्वेद में हमें और क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, घोड़े की प्रशंसा में पूरे 2 श्लोक समर्पित है, पूरे 2 श्लोक समर्पित है। ऋग्वेद में और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, घोड़े की प्रशंसा में पूरे 2 श्लोक समर्पित हैं। एक एंगल हो गया। और क्या इंफॉर्मेशन मिलता है हमें आरोग्य के बारे में, घोड़े, ये जो घोड़े हैं सभी वैदिक इससे जुड़े हैं, सभी वैदिक देवता इससे जुड़े हैं।
सभी वैदिक देवता हैं, जिसमें ऋग्वेद के और ऋग्वेद के देवता और उत्तर वैदिक देवता आते हैं। वैदिक देवता तो जब आप वैदिक काल पढ़ेंगे तो वैदिक काल में जो सभी देवताओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इंद्र हो गए, मारुत हो गए, इन सभी देवताओं के बारे में जो पढ़ेंगे तो ये कह रहे हैं ये जो घोड़े हैं, ये जो सभी वैदिक देवता हैं, ये जो सभी वैदिक देवता हैं, ये किससे जुड़े हैं? घोड़े से जुड़े हैं। ये जो सभी वैदिक देवता थे, ये जो सभी वैदिक देवता वैदिक काल जब चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें जो आप सभी वैदिक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे, ये सभी वैदिक देवता किससे जुड़े हैं? घोड़े से जुड़े हैं। मुख्य रूप से कौन? मुख्य रूप से इंद्र और मारुत का उल्लेख किया जा सकता है। मुख्य रूप से इंद्र और मारुत घोड़े से संबंधित है, घोड़े से जुड़े हुए हैं। तो ये जो घोड़े के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सभी वैदिक देवता इससे जुड़े हैं। किससे? घोड़े से। सभी वैदिक देवता किससे जुड़े हैं? घोड़े से जुड़े हैं। मुख्य रूप से कौन आते हैं? इंद्र आते हैं और कौन आते हैं? मारुत आते हैं। इसके साथ साथ घोड़े के बारे में क्या पता चलता है हमें? जो आर्य लोग थे, प्रजा और पशु के लिए प्रार्थना करते थे भगवान से। आर्यों के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? आर्यों के बारे में और क्या जानकारी मिलती है? प्रजा, बच्चों और पशु के लिए प्रार्थना करते थे भगवान से। सबसे अधिक मांग किसकी की है? घोड़ों की मांग की है। आर्य लोग जो भगवान से प्रार्थना करते थे, किसके लिए करते थे? प्रजा यानी बच्चों के लिए, पशु के लिए। और इस प्रार्थना में सबसे अधिक मांग उन्होंने किसकी की? घोड़ों की मांग की। तो आर्यों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? घोड़े को लेकर के आर्यों का घोड़ों से क्या संबंध था? आर्यों का घोड़ों से क्या संबंध था? क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? क्या जानकारी मिलती है? ये मिलती है कि आर्यों ने प्रजा यानी बच्चों और पशु के लिए भगवान से प्रार्थना की और सबसे अधिक मांग किसकी की है? घोड़ों की मांग की है। तो आर्यों के द्वारा भगवान से प्रार्थना में सबसे अधिक मांग किसकी की गई? घोड़ों की गई। एक एंगल ये हो गया कि आर्यों, एक एंगल क्या क्वेश्चन पूछने का हो गया कि आर्यों के द्वारा भगवान से प्रार्थना में सबसे अधिक मांग किसकी की गई है? घोड़ों की गई। और यहाँ पे अभी आपको देखने को मिला कि घोड़े का प्रयोग मैक्सिमम टाइम आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है 215 बार। और क्या घोड़े, इनका पालन और प्रसार से संबंधित और क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या फैक्ट हमें सीखने को मिल रहा है? अवेस्ता की बात करें, अवेस्ता ईरानी ग्रंथ है। अभी आपको बताया गया जो अवेस्ता, ये कौन सा ग्रंथ है? ईरानी ग्रंथ है, ईरान के लोगों का ग्रंथ है, ईरानी क्षेत्र का ग्रंथ है। तो ये जो अवेस्ता है, ये ईरानी ग्रंथ है। यहां से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? इस ग्रंथ से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? आर्य लोग घोड़े और रथ की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे। आर्य लोग घोड़े और रथ की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको आर्य के बारे में बताया था कि आर्य का मूल निवास क्या था? मध्य एशिया। तो इससे पहले वाली क्लास आप देख सकते हैं, आर्यों के बारे में उसमें आपको बताया गया है। आर्य को घुमंतु या कबीलाई कहा जाता था। आर्य को घुमंतु या कबीलाई कहा जाता था। कबीला क्या होता है? जनजातीय या आदिवासी लोगों के समूह को कबीला कहा जाता है, जिसमें एक प्रमुख होता है जो कबीले को लीड करता है, नेतृत्व करता है और कबीले के लोगों के द्वारा उसकी सहायता की जाती है। तो जो कबीले को लीड कर रहा है, जो कबीले का नेतृत्व करता है, उसको हम राजन के नाम से जानते हैं। और बाद में जब ये राजन धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगा, जब इसको बड़े पैमाने पर कर की प्राप्त होने लगी, टैक्स की प्राप्त होने लगी और इसने अपनी खुद की सेना रखी, खुद का अपना प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर्स बनाया, प्रशासनिक स्ट्रक्चर संरचना को डिजाइन किया, अपनी न्यायिक व्यवस्था को स्थापित किया। यानी जब इसकी शक्ति में वृद्धि हुई तो यही राजा के नाम से जाने, इसी राजा को हम क्या किस नाम से जानते हैं? राजा के नाम से भी आगे जानने लगे। अवेस्ता ग्रंथ में क्या जानकारी मिलती है? इसमें आर्यों के द्वारा घोड़े और रथ की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई ईश्वर से, भगवान से। आर्यों के द्वारा भगवान से किस चीज की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई? आर्यों के द्वारा भगवान से किस चीज की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई? घोड़े और रथ की प्राप्ति के लिए।
कुछ वैदिक देवताओं को तेज अश्वारोही के नाम से भी जाना जाता है। कुछ वैदिक देवताओं के लिए कुछ वैदिक देवताओं के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तेज अश्वारोही शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे तेज अश्वारोही एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा। कैसे पूछ सकता है? आप ये पूछ सकता है कि तेज अश्वारोही शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तेज अश्वारोही शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? वैदिक देवताओं के लिए प्रयोग किया गया है। अभी आपको एक पॉइंट बताया गया कि जो सभी वैदिक देवता हैं वो घोड़े से संबंध रखते हैं, घोड़े से जुड़े हुए हैं। सभी वैदिक देवता घोड़े से जुड़े हुए हैं और मुख्य रूप से इसमें कौन? इंद्र आते हैं और कौन आते हैं? मारुत आते हैं। जब आप वैदिक काल का चैप्टर पढ़ेंगे, जब ऋग्वेद पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको इंद्र और मारुत के बारे में आपको सीखने को जानने को मिलेगा। तो तेज अश्वारोही शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? किसके लिए प्रयोग किया है? तेज अश्वारोही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वैदिक देवताओं के लिए प्रयोग किया गया है। वैदिक देवताओं के लिए प्रयोग किया गया है। और इस आवश्यक ग्रंथ से हमें और क्या जानकारी मिलती है? राजा को तेज घोड़े और क्षमतावान पुत्र की प्राप्ति हो। आर्य लोग भगवान से प्रार्थना में और क्या मांगते थे? राजा को तेज घोड़े और क्षमतावान पुत्र की प्राप्ति हो। आर्य लोग भगवान से प्रार्थना में और क्या मांगते थे? राजा को तेज घोड़े और क्षमतावान पुत्र की प्राप्ति हो। अब हम बात करेंगे ओडिसी जो यूनानी ग्रीक का ग्रंथ है। ओडिसी कहां का ग्रंथ है? यूनानी ग्रीक ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। ओडिसी को यूनानी ग्रीक ग्रंथ के नाम से जानते हैं। इसमें घोड़े के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? अश्वपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ओडिसी में यह आपसे पूछ सकता है कि एक एंगल क्वेश्चन बनेगा, एक हुआ आपसे पूछ सकता है कि अश्वपाल शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? अश्वपाल शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? संस्कृत में किया गया है, अरस्तु में किया गया है, ग्रीक में किया गया है, लैटिन में किया गया है कि ओडिसी में किया गया है? तो आंसर क्या होगा? ओडिसी में। आंसर क्या होगा? ओडिसी होगा। आप यहाँ पे सीख रहे हैं कि अश्वपाल घोड़े के लिए जो अश्वपाल शब्द का प्रयोग किया गया है वो कहां पे किया गया? ओडिसी में किया गया। घोड़े के लिए अश्वपाल शब्द का प्रयोग कहां पे किया गया? ओडिसी में किया गया। तो एक एंगल क्वेश्चन बनने का क्या हो गया? यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि घोड़े के लिए अश्वपाल शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? ऑप्शन में ये तीन ग्रंथ, इसमें से तीन ग्रंथ डाल सकता है और एक ग्रंथ क्या हो सकता है? ओडिसी। तो सही आंसर क्या होगा? ओडिसी होगा। अब हम बात करेंगे क्षेत्र, यानी क्षेत्र, घोड़ों की प्राप्ति का क्षेत्र, घोड़ों के पालतू घोड़ों का क्षेत्र क्या था? तो इनके क्षेत्र के बारे में यदि हम बात करें, शुरुआती दौर के पालतू घोड़े भारतीय उपमहाद्वीप से काफी दूर पाए गए हैं। शुरुआती दौर के पालतू घोड़े, यदि हम क्षेत्र की बात करें, यदि हम घोड़ों के क्षेत्र की बात करें, तो शुरुआती दौर के पालतू घोड़े भारतीय उपमहाद्वीप से काफी दूर पाए गए हैं। तो ये फैक्ट ये भी हो सकता है यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में ये क्वेश्चन डाला जा सकता है कि शुरुआती दौर के पालतू घोड़े भारतीय उपमहाद्वीप से काफी दूर पाए गए हैं। आपको रामशरण शर्मा की बुक के थ्रू क्या सीखने को मिल रहा है? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है घोड़ों के बारे में? ये सीखने को मिल रहा है कि शुरुआती दौर के पालतू घोड़े भारतीय उपमहाद्वीप से काफी दूर पाए गए हैं। क्या सीखने को मिल रहा है? शुरुआती दौर के पालतू घोड़े भारतीय उपमहाद्वीप से काफी दूर पाए गए हैं। कैसे पता चलता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरुआती दौर के पालतू घोड़े सबसे पहले कहां पे पाए गए? दनीपर और वोल्गा नदी पर। शुरुआती दौर के पालतू घोड़े सबसे पहले कहां पे पाए गए? दनीपर और वोल्गा नदी पर सर्वाधिक संख्या में। अब इस फैक्ट को, ये फैक्ट जियोग्राफी से रिलेटेड है। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन आपका यहाँ पे जियोग्राफी नहीं तैयार हो रहा है, तो इस फैक्ट के लिए आपको विश्व का मैप यूटिलाइज करना पड़ेगा। इस क्लास के थ्रू सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं ये भी आपको सीखने को मिलेगा। इस क्लास के थ्रू आप ये सीख पाओगे सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं,
क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पुलिस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करना आना चाहिए, खुद से खुद अधिक एफर्ट लगाना आना चाहिए। क्योंकि बच्चों के अंदर की सबसे बड़ी कमी क्या होती है, वो खुद से एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं। सबसे बड़ी उनकी यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पुलिस एग्जाम में फेलियर का जो सबसे बड़ा कारण होता है, क्या होता है कि वो सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते, खुद से एफर्ट नहीं लगाना चाहते। खुद से एफर्ट लगाने में उनको आलस्य आती है। तो ये आलस्य भी आपको दूर करना पड़ेगा। इस क्लास के थ्रू आप सेल्फ स्टडी कैसे करें ये भी आप सीख पाएंगे। यदि यूपीएससी और स्टेट पुलिस एग्जाम आपको क्लियर करना है तो आपको सेल्फ स्टडी करना आपको आना चाहिए। आपको अगर सेल्फ स्टडी करने में आपके अंदर आलस्य आएगा, खुद से सीखने में अगर आपको आलस्य आएगा तो आप इस यूपीएससी एग्जाम की क्लियर करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सेल्फ स्टडी आपको करना आना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि शुरुआती दौर के पालतू घोड़े भारतीय उपमहाद्वीप से काफी दूर पाए गए हैं। कैसे पता चलता है, तो यहां से आप देख सकते हैं दनी पर और वोल्गा नदी पर सबसे अधिक संख्या में पाए गए हैं। यदि वोल्गा नदी की बात करें तो वोल्गा नदी भारत से काफी दूर है। वोल्गा नदी भारतीय उपमहाद्वीप से काफी दूर है। वोल्गा नदी कहां की नदी है, यूरोप की नदी है। ये वोल्गा नदी, ये जो वोल्गा नदी है, ये जो वोल्गा नदी है कहां की नदी है, यूरोप की नदी है। यूरोप की नदी है और कहां पे गिरती है, कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। वोल्गा नदी कहां की है, यूरोप की नदी है और कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। अब जब मैं आपके समूह के फैक्ट कह रहा हूं कि वोल्गा नदी यूरोप की नदी है और कैस्पियन सागर में जाके गिरती है, तो इसी टाइम आपको विश्व के मैप में जाना है, यूरोप कॉन्टिनेंट में जाना, विश्व के मैप में यूरोप महाद्वीप में जाना है और वहां पे आपको देखना है कि वोल्गा नदी कहां से निकल रही है और कहां पे जाके गिर रही है। तो हम आपको बता रहे हैं कि वोल्गा नदी कहां पे जाके गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। तो इस फैक्ट को रटना नहीं है, इस फैक्ट को आपको मैप के थ्रू पढ़ना है। इस फैक्ट को पढ़ते समय आपको मैप को यूटिलाइज करना है, आपको देखना है कि वोल्गा नदी कहां पे, वो इमेज आपके दिमाग में बनना चाहिए। वोल्गा नदी में यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2022 में यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2022 में इस वोल्गा नदी पे क्वेश्चन पूछा गया और ये फैक्ट ओल्ड एनसीईआरटी रामचंद्र शर्मा की बुक में दिया गया है। तो एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो मेरी एनालिसिस की सीरीज है, जो क्लासेस आपको YouTube पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, वहां पे आप जाके देखेंगे तो वहां पे हमने आपको दिखाया कि 10 क्वेश्चन अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो 10 में से 8 क्वेश्चंस ओल्ड एनसीईआरटी रामचंद्र शर्मा की बुक से पूछे गए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं। तो पहला जो एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का था वो एंशिएंट हिस्ट्री का था। अब जस्ट मिडिल हिस्ट्री का भी आने वाला है, वो भी क्लास आपको मिलेगी डेली। तो आपको इस पॉइंट को मैप में थोड़ा देखना है, मैप यूटिलाइज करना है और कहां पे पाए गए हैं शुरुआती पालतू घोड़े जो भारतीय उपमहाद्वीप से काफी दूर में पाए गए, वो कहां पे, दक्षिण उराल और काला सागर। तो काला सागर भी भारतीय उपमहाद्वीप से काफी दूर पड़ता है। काला सागर किसके बीच स्थित है, यूरोप और मध्य एशिया के बीच। जो काला सागर है यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। जो काला सागर है वो यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। जो काला सागर है ये यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। अनातोलिया की बात करें तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। अनातोलिया में भी हमें पालतू घोड़े प्राप्त होते हैं। जो कहां पे है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण साइबेरिया की बात करें तो रूस का क्षेत्र है। साइबेरिया कहां का क्षेत्र है, रूस का, रसिया का क्षेत्र है। यहाँ पे भी पालतू घोड़े पाए गए हैं। यूरेशिया में ईसापुर 2000 आसपास में यूरेशिया में क्या आता है, यूरोप आता है और क्या आता है, एशिया महाद्वीप। यूरेशिया की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप में। तो आप यहाँ पे यदि हम यूरोप और एशिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। उराल, काला सागर यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। काला सागर यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच स्थित है। और साइबेरिया की बात करें तो ये रसिया, रूस में स्थित है। तो आप देख सकते हैं ये पालतू घोड़े शुरुआती दौर में इन क्षेत्रों में पाए गए। जो पालतू घोड़े हैं शुरुआती दौर में इन क्षेत्रों में पाए गए हैं। इस फैक्ट को आपको मैप के थ्रू देखना है।
इस फैक्ट को पढ़ते समय आपको मैथ को यूटिलाइज करना है, सेल्फ स्टडी खुद से अप्रोच लगाना है, आपको मैथ में जाना है, विश्व के मैप में जाना है, यूरोप महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, इन्हें आपको ढूंढना है और आइडेंटिफाई करना है और उसको आइडेंटिफाई करना है, आपको देखना है कहाँ पे है और उसके आसपास के क्षेत्र को आप देख सकते हैं। तो इस फैक्ट के लिए आप मैप का प्रयोग करें, मैप को यूटिलाइज करें, इससे आपकी जियोग्राफी पे भी पकड़ अच्छी बनेगी। आप कभी ये मत समझना कि आप जब जब आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तभी आप जियोग्राफी पढ़ते हैं। आप ये कभी मत समझना कि जब आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तभी आप जियोग्राफी पढ़ते हैं, आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तभी आप जियोग्राफी पढ़ते हैं। आप ये कभी मत सोचना कि जब आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तब जियोग्राफी पढ़ते हैं। जब ये आप कभी मत सोचना कि जब आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तभी आप जियोग्राफी सीखते हैं, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तभी आप जियोग्राफी सीखते हैं। अगर आपके पढ़ने का अप्रोच क्या है, स्मार्ट अप्रोच है। तो इस फैक्ट को, ये फैक्ट आपके दिमाग में अच्छी तरह से कब बैठेगा, जब आप इसको मैप के थ्रू यूटिलाइज करो, मैप के थ्रू इसका अध्ययन करोगे और इससे आपकी सेल्फ स्टडी करने की जो अप्रोच है वो विकसित होगी और आपके अंदर से जो सेल्फ स्टडी करने में जो आलस्य आती है वो क्या होगी, धीरे धीरे गायब होने लगेगी। और यहाँ पे देखिए समान उपयोग, यूरोप और एशिया महाद्वीप में हमें घोड़ों का, पालतू घोड़ों का समान उपयोग देखने को मिलता है। यूरोप और एशिया में हमें पालतू घोड़ों का सामान उपयोग देखने को मिलता है। जबकि हम बेबीलोनिया की बात करें, यहाँ पे हमें प्रभावी उपयोग देखने को मिलता है। यदि हम बेबीलोनिया की बात करें तो यहाँ पे हमें घोड़ों का प्रभावी उपयोग देखने को मिलता है। तो इन क्षेत्रों में यानी यूरोप और एशिया महाद्वीप में हमें घोड़ों का समान उपयोग देखने को मिलता है, जबकि बेबीलोनिया की बात करें तो यहाँ पे हमें प्रभावी उपयोग देखने को मिलता है। आई होप दैट ये क्लास आपको समझ में आई होगी और आपका पढ़ने का क्या अप्रोच है। यहाँ पे पॉइंट आपको ये सीखने को मिला होगा कि जियोग्राफी पढ़ने का आप ये मत सोचना कि जब आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तभी जियोग्राफी आप सीखते हैं, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तभी आप जियोग्राफी सीखते हैं। यदि आपके पढ़ने का अप्रोच क्या स्मार्ट है और आपको अपने अंदर से जो सेल्फ स्टडी करने में जो आपको आलस आती है उस आलस का त्याग करना है, क्योंकि तभी यूपीएससी और स्टैटिस्टिक्स एग्जाम क्लियर होगा। आज मैं जो ओल्ड एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें सेल्फ स्टडी करने का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सबसे पहले दिल्ली में कोचिंग की, 6 साल हमने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी की और दिल्ली हमने कोचिंग भी की, जीएससी कोचिंग की, हिस्ट्री ऑप्शनल की भी कोचिंग की। आफ्टर दैट भी ये ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक समझ में नहीं आती थी, बट जब खुद से एफर्ट लगाया, खुद से प्रयास करना शुरू किया, खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू किया, खुद से मल्टीपल टाइम उसकी रीडिंग करना, नोट्स बनाना शुरू किया, तब जाकर के ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक समझ में आती है। तो ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की जो बुक होती है, स्टार्टिंग पॉइंट में जब आप तैयारी करते हैं, शुरू करते हैं, तो उस समय आपको उस बुक को समझना काफी डिफिकल्ट होता है और 90% बच्चे, 92% बच्चे उस बुक से दूर भाग जाते हैं। और एनसीईआरटी के बुक से दूर होने का मतलब हुआ कि आप सफलता से दूर हो जाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी की बुक पे आपको हमेशा पकड़ बनाने का प्रयास करना चाहिए, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना लग रहा हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आपको क्यों ना आ रही हो। आई होप दैट ये क्लास आपको समझ आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।